Ladies and gentlemen. नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग मिश्रा और आपका इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है प्राचीन भारत का इतिहास, और इसमें हम छोटा सा हम जानकारी लेने वाले हैं। और इसमें जो है हम एक मोटा मोटा अगर बोलें तो बेस बनाने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास में, और ये जानेंगे कि हम पूरे प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये जो वीडियो है मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और आप किसी भी दुकान यानी किसी भी कोचिंग सेंटर या फिर किसी भी चैनल पर जाके चले जाना। इस लेवल का यदि आपको मिल जाता है तो आप अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं, मुझे किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं होगी। यहाँ पर अभी जो है आपको ये जो माल है फ्री मिलने वाला है, आने वाले समय में ये पेड कर दूंगा। तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो है प्राचीन भारत का इतिहास, अगर हम इसको कहें एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे एक पूरा, यहाँ पर सिलेबस में हल्का सा बता दूंगा, और बता दूं कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब और कमेंट करना ना भूलें। और आपको बता दूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, छोटे से छोटा हो और बड़े से बड़ा हो, आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप आसानी से हल कर सकते हैं, इस बात की मैं गारंटी ले लेता हूं। और ये वीडियो जो है किसी वीडियो को, ये वीडियो जो है किसी भी वीडियो का पापा न होकर क्या होने वाला है, ये दादाजी होने वाला है, यानी कि ग्रैंड फादर ऑफ ऑल वीडियोज। क्यों होगा? जब आप इसको देख लेंगे तब आप कहेंगे कि ये वीडियो जो है किसी वीडियो का क्या है, पापन होकर क्या होने वाला है, दादाजी होने वाला है। दादाजी इसलिए हो जाएगा कि इसमें जो मटेरियल है वो मैंने कम से कम 7 से 8 महीने में मैंने आपको तैयार करके दे पाया है। तो आप इसकी औकात और इसकी कंडीशन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितना समय लगता है उसकी क्वालिटी में, तो हम समझ सकते हैं मैंने इसको पढ़ा है, इसको बनाया है, और आपके लिए इस तरह से बनाया है कि आप किसी भी एग्जाम में जाकर चले जाना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो एक हल्का हल्का मोटा मोटी यहाँ पर हम थोड़ा सा बेस बना देते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि इस पूरे लगभग ये जो होने वाला है वीडियो लगभग 20 या 22 घंटे का हो जाएगा। इस 20-22 घंटे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको बता दूं, और बताने से पहले हल्की सी ये जानकारी दे दूं कि चैनल पे आपको हिस्ट्री के यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लगभग 120 से 130 वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो आपको लगभग 372 से 74 वीडियो देखने को मिल जाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात करें तो 311 वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाइए और उन वीडियोज़ का आनंद लीजिए, यानी कि मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स अच्छे से कंप्लीट करा दी है। लगभग अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो 60 से 70 घंटे की क्लासेस मैं आपको दे चुका हूँ इकोनॉमिक्स की, जिसमें आपका नोट्स और विद पीडीएफ यानी कि एकदम गजब का जो आपका डायग्राम्स वगैरह है सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। नोट्स या कहें बुक्स वगैरह अगर लेना चाहते हैं तो आपको बुक्स जो है अनुराग मिश्रा के नाम से नीचे मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डेमो भी आपको मिल जाएगा, वहां पे आप जाके डेमो ले सकते हैं, और पेड वाला लेना चाहते हैं तो पेड वाला भी ले सकते हैं। तो आइए एक मोटा मोटी बेस बनाते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के लिए, और हम एक उसको शुरू करने से पहले हल्की सी जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं कि इतिहास या कहीं हिस्ट्री जो होता है उसको अगर हम देखा जाए तो हम उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन से भागों में? सबसे पहला जो आ जाता है वो आ जाता है प्रागैतिहासिक काल, कौन सा? आपका प्राचीन वाला। उसके बाद दूसरा अगर देखें तो आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा जो आ जाता है ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक की अगर बात की जाए, प्रागैतिहासिक की अगर बात की जाए तो इसमें क्या है, अभी तक क्या है, किसी भी तरह का लिखित यहाँ पर साक्ष्य नहीं देखने को मिलता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पुरातात्विक खुदाई से जो प्राप्त हमें होता है उसके आधार पे ही हम क्या करते हैं, वही एक इसका प्रमुख क्या होता है, स्रोत या का स्रोत होता है, जिसके आधार पे इसकी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला इसमें कौन सा हो गया, प्रागैतिहासिक, यानी कि इसमें लिखित प्रमाण नहीं मिलता, बस पुरातात्विक खुदाई से जो कुछ भी मिलता है उसी से ही हम इसका काल निर्धारण करते हैं और उसी से ही हम सभी प्रकार की जानकारी लेते हैं। दूसरा अगर बात करें इसी में ही हम इतिहास के बारे में, तो वो दूसरा हो जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें क्या होता है, लिखित प्रमाण तो मिलते हैं लेकिन होता क्या है, उस लिखे गए को हम पढ़ नहीं पाते हैं। मान लीजिए आपका आद्य इतिहास की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लिखित प्रमाण ये हमें मिल तो गए हैं, मान लीजिए कुछ ना कुछ लिखा हुआ है लेकिन हम इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। सीधा सा मतलब प्रागैतिहासिक में क्या है, आपका क्या है, लिखित किसी भी तरह का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। यहाँ पर साक्ष्य क्या है, खुदाई से ही जो भी मिलता है उससे हम करते हैं। दूसरा जो होता था आद्य ऐतिहासिक की, अगर इसमें हम बात करें तो लिखित प्रमाण तो मिलते लेकिन अभी तक उनको पढ़ा नहीं जा सका। तीसरा जो होता है ऐतिहासिक काल, इसमें आपका लिखित प्रमाण मिलता है, आपका खुदाई से प्राप्त भी जो भी सारे जितने भी प्रकार के स्रोत होते हैं वो सारे के सारे इसमें ऐतिहासिक काल में आपको देखने को मिल जाते हैं सारे के सारे। तो आइए नजर डालते हैं। सबसे पहला जो आ जाता है वो आ जाता है प्रागैतिहासिक काल।
प्रागैतिहासिक काल। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, वो आ जाता है पुरा पाषाण काल। उसके बाद हम बात करने वाले हैं वो है मध्य पाषाण काल। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे नव पाषाण काल, यानी कि पुरा पाषाण काल की अगर बात करें तो 8000 ईसा शुरुआत से, यानी कि जब से इतिहास की अगर बात करें मानव उत्पत्ति से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक का समय काल आपका पुरा पाषाण काल माना जाता है। 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक का आपका मध्य पाषाण काल माना जाता है। और 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक क्या माना जाता है, आपका क्या माना जाता है, नव पाषाण काल माना जाता है। और प्रागैतिहासिक काल में क्या है, आपका किसी भी तरह का लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, बल्कि क्या होते हैं, इसमें पत्थर मिल जाते हैं, जो बर्तन मिल जाते हैं, उनके अस्त्र मिल जाते हैं, उनकी हड्डियां मिल जाती हैं। इस तरह की जो भी खुदाई वगैरह से जो कुछ भी मिलता है उसके आधार पर ही हम सभी प्रकार का जो है ज्ञान अर्जित करते हैं। दूसरा जो इसमें हम देखते हैं वो हो जाता है आद्य ऐतिहासिक काल की। इसके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। तो इसमें क्या होता है, लिखित प्रमाण मिलता तो है, यानी कि लिखित मिल जाता है, चाहे मान लीजिए किसी दीवार पर कुछ लिखा हुआ है, चाहे फिर वो आप आकृति के आधार पर लिखित प्रमाण मिलता तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया। इसको हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। सबसे पहला जो होता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें हम 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक हम यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा जो आ जाता है वो हो जाता है आपका वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय आपका वैदिक सभ्यता में देखने को मिल जाता है। जिसमें वैदिक सभ्यता की अगर बात करें, इसको हम दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं, जिसमें आपका ऋग वैदिक काल और दूसरा जो आ जाता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की ऋग वैदिक की अगर बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का ऋग वैदिक काल माना जाता है। और उत्तर वैदिक की अगर बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय काल आपका उत्तर वैदिक का काल माना जाता है। तो क्लियर हुआ। इसके बाद हम आगे जो हम बढ़ेंगे वो हो जाता है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में अगर हम बात करेंगे तो हम प्राचीन के बारे में बात करेंगे, यानी कि ये पूर्व ऐतिहासिक एक तरह से मोटा मोटी मान सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद ऐतिहासिक की अगर बात की जाए तो प्राचीन भारत का इतिहास हम देखेंगे, जिसमें 600 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक का इसमें देखने को मिल जाता है, जिसमें सब तरह के प्रमाण देखने को मिलते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो वो हो जाता है मध्यकालीन भारत, जिसके बारे में भी आगे आने वाले समय में हम चर्चा करेंगे। तीसरा जो हो जाता है वो हो जाता है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास में लगभग 70 से 80 घंटे की क्लासेज में आपको दे चुका हूं। तो फिर से एक बार नजर डाल दो कि इतिहास को हम 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं। सबसे पहला जो आ जाता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हो जाता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा जो होता है ऐतिहासिक काल। इसमें हम प्रागैतिहासिक की बात की जाए तो इसको 3 भागों में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आदि की अगर बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल में आपके 2 भाग आ जाएंगे, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। उसके बाद ऐतिहासिक की अगर बात करें तो आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक के बारे में बात करेंगे। प्राचीन की बात अगर बात करें तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईसा पूर्व तक का समय, ईस्वी तक का समय माना जा सकता है। मध्यकालीन की अगर बात करें तो 712 ईस्वी से लेकर 1707 यानी कि औरंगजेब की मृत्यु तक का ये समय काल माना जाता है। उसके बाद आधुनिक भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1707 से लेकर यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद से लेकर 1964 तक का समय काल आपका आधुनिक भारत का समय काल माना जाता है। तो आइए नज़र डालते हैं कि हम इस तरह का जो है इतिहास है हम क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो हो जाता है आपका प्राचीन भारत में हम जो देखेंगे वो हो जाता है ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक की स्रोत की अगर बात की जाए तो हम इतिहास को किन किन स्रोतों से या कौन कौन से साधन होते हैं जिनके माध्यम से हम उनके बारे में जानकारी लेते हैं, इतिहास के लिए कौन कौन से स्रोत जो होते हैं काम करते हैं। सबसे पहले जो आ जाता है वो आ जाता है पुरातात्विक स्रोत, उसके बाद आ जाता है सिक्के, फिर अभिलेख, उसके बाद साहित्यिक स्रोत, उसके बाद विदेशी विवरण। इसके बाद हम आगे इसी में हम बात करेंगे वो हो जाता है प्रस्तर युग यानी कि पत्थर का युग या कहें आदिम युग, यानी कि जिस समय क्या थी मानव की उत्पत्ति होती है, यानी कि किस तरह से वो बानर के रूप में रहता है और वो फिर किस तरह से होता है झुका हुआ होता है, झुकने के बाद वो खड़ा होने सीख जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, सीधी होने के बाद वो चलने फिरने लगता है, चलने फिरने के बाद क्या होता है एक ऐसा समय आता है कि मनुष्य जो होता है यानी कि मानव होता है आदि का मानव यानी शुरुआत का मानव या आदि मानव जो होता है वो क्या करता है उसका हर एक काम जो होता है पत्थर से ही हो रहा होता है, यानी कि वो अपना खुदाई भी क्या कर रहा होता है, उसके सारे पत्थर से होते हैं। वो पत्थर की गुफा में रहता था, पत्थर के औजार इस्तेमाल करता था, आग भी पत्थर से जलाता था, शिकार भी पत्थर से करता था। तो उसकी हर एक गतिविधि हर एक क्रिया जो होती है पत्थर से जुड़ी हुई मानी जाती है। तो उस समय काल को हम क्या कहते हैं प्रस्तर युग या कहें पाषाण युग कहते हैं। तो पाषाण युग को हम 3 भागों में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें हम बात करेंगे मानव की उत्पत्ति और विकास के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम आगे बात करेंगे पुरा पाषाण युग, इसके बाद हम बात करेंगे मध्य पाषाण युग, उसके बाद हम बात करेंगे नव पाषाण युग के बारे में। इसके बाद हम आगे बात
करेंगे ताम्र पाषाण युग, यानी कि ताम्र मतलब तांबा और पाषाण मतलब पत्थर, यानी कि ऐसी संस्कृति आती है जिसमें आपका क्या होता है, तांबे का भी इस्तेमाल कर रहा होता है मनुष्य, और क्या कर रहा होता है आपका पत्थर का यानी कि पाषाण का भी प्रयोग कर रहा होता है, यानी कि तांबे और पत्थर का मिश्रण, यानी कि ताम्र पाषाण कृषक संस्कृतियों के बारे में भी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। इसके बाद हम आपकी बात करेंगे ताम्र पाषाण युग की बस्तियों के बारे में, ताम्र पाषाण अवस्था का महत्व क्या था। दक्षिण भारत के बारे में भी हम बात करेंगे जिसमें आपका आ जाता है लौह युग। इसके बाद आ जाता है दक्षिण भारत के क्षेत्र में कुछ हम एक संस्कृति देखेंगे जिसको हम कह सकते हैं महापाषाण युगीन संस्कृति, यानी कि दक्षिण भारत वाला क्षेत्र में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि इस तरह से जो होते हैं दक्षिण भारतीय क्षेत्र में क्या होता है, एक ऐसा समय काल था जहां पर क्या होता है जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसको क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थरों से क्या कर देते थे, हम उन्हें उन शवों को क्या करते थे, दबा देते थे और आधा हिस्सा क्या करते थे, छोड़ देते थे खुला हुआ। और बाद में क्या होता था, आधा हिस्सा जो खुला हुआ छोड़ते थे किसके लिए, खाने के लिए, जो पक्षी होते थे और जो जानवर होते थे उनको खाने के लिए छोड़ देते। बाद में जो हिस्सा बचता था उसको क्या करते थे हम कब्र में या कहीं जो होता है जो मतलब जो नीचे जमीन होती है उसमें हम गाड़ दिया करते थे। इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सी देखेंगे समाधान विधियों के बारे में। समाधान मतलब सब को गाड़ने का या कहें सब जो होता है उसको समाप्त करने की विधियों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, वो हो जाता है हड़प्पा कालीन संस्कृति, या हम किसको कह सकते हैं, कांस्य युगीन संस्कृति। वैसे आपको पता होगा किस तरह से जो टिन होता है बाहरी देशों से हम क्या करते हैं, आयात करना सीख जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के समय तक आते आते या कहें सिंधु घाटी सभ्यता तक आते आते जो होता है मनुष्य जो होता है कांस्य मतलब कांसे का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। कांसे का आपको पता होगा किस तरह से 15% जो होती है टिन और आपका तांबे को मिलाकर क्या बना लेते थे, आपका तांबे को मिलाकर क्या बना लेते थे, कांसा बना लेते। इसके बाद हम इसमें हम बात करेंगे हड़प्पा संस्कृति में भौगोलिक विस्तार के बारे में, यानी कि जो हड़प्पा होता है कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे काल निर्धारण के बारे में कि किस तरह से अलग अलग लोगों ने उसका काल निर्धारण किया है। हड़प्पा के 4 भौगोलिक स्थलों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे नगर योजना और संरचनाओं के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे हड़प्पा संस्कृति के समय कृषि के बारे में, फिर पशुपालन के बारे में, शिल्प और तकनीकी ज्ञान के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे, इनका व्यापार देखेंगे, राजनीतिक संगठन के बारे में बात करेंगे, सामाजिक जीवन के बारे में, धार्मिक प्रथाएं, सिंधु घाटी के पुरुष देवता के बारे में बात करेंगे, हड़प्पाई लिपि के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम आगे बात करेंगे माप तौल के बारे में, किस समय की बात करेंगे, हड़प्पा संस्कृति या हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये बात हो रही है। इसके बाद हम बात करेंगे मृदु भांड। मृदु भांड क्या होता है, मृद मतलब मिट्टी और भांड मतलब होता है बर्तन, तो मिट्टी के जो बर्तन मिले थे उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आगे बात करेंगे मोहरों के बारे में, फिर प्रतिमाओं के बारे में, मृण मूर्तियाँ यानी कि मृण मतलब बताया था मृद यानी कि मिट्टियों की जो बनी हुई मूर्तियाँ मिलती उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम आगे बात करेंगे इसी में ही अंतिम संस्कार के बारे में, किस तरह से ये अंतिम संस्कार करते थे। इसके बाद हम आगे बात करेंगे उद्भव, उत्थान और अवसान, यानी कि किस तरह से उसका विकास हुआ, किस तरह से ये इसका उत्थान हुआ यानी कि बहुत बड़े अपने चरम पर पहुंचती है, और किस तरह से इसका अवसान हो जाता है यानी कि इस संस्कृति का क्या हो जाता है, विनाश या समाप्ति हो जाती है हड़प्पा की। इसके बाद हम आगे बात करेंगे वो होगा हड़प्पा संस्कृति की नगरीकोत्तर अवस्था। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हम आगे आ जाएंगे वो हो जाता है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक में मैंने आपको बताया था वैदिक काल में ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे मूल निवास स्थान और पहचान यानी कि किस तरह से की गई, आरण्यक के बारे में बात करेंगे, उपनिषद के बारे में बात करेंगे, जनजातीय संघर्ष के बारे में बात करेंगे, भौतिक जीवन के बारे में बात करेंगे, जनजातीय राज्य व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, कबीला और परिवार के बारे में बात करेंगे, सामाजिक वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, ऋग वैदिक देवताओं के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हम आगे बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में राज्य और बड़ व्यवस्था की ओर, यानी किस तरह से ये राज्य की ओर और बड़ व्यवस्था की ओर बढ़ने लगते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार देखेंगे, वेदांग सूत्र देखेंगे, उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, दास प्रथा, सती प्रथा, कबीला और परिवार, सामाजिक वर्गीकरण, ऋग वैदिक देवता, आश्रम व्यवस्था, देवता अनुष्ठान एवं दर्शन के बारे में बात यहाँ पर करने वाले हैं। इसके बाद हम आगे बात करेंगे वो हो जाता है आपका जैन एवं बौद्ध धर्म के बारे में, जिसमें आपका उद्भव के कारण यानी कि जैन धर्म या बौद्ध धर्म का उद्भव यानी कि उसका विकास या उत्थान क्यों हुआ, कौन सी ऐसी जरूरतें आन पड़ी थी। इसके बाद वर्धमान महावीर और जैन संप्रदाय के बारे में बात करेंगे, जैन धर्म के सिद्धांत देखेंगे, जैन धर्म का योगदान देखेंगे, गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे,
बौद्ध धर्म के सिद्धांत देखेंगे, बौद्ध धर्म के ह्रास के कारण यानी कि उसका वो क्यों समाप्त हो जाता है, बौद्ध धर्म यहाँ उसमें किस तरह किन कारणों से कमी आ जाती है। भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के बारे में बात करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हम आगे बात करेंगे वो हो जाता है महाजनपद और मगध साम्राज्य के बारे में। महाजनपद जो कि आपको पता होगा 16 महाजनपद है, उनके बारे में यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य देखेंगे, मगध साम्राज्य की स्थापना और विस्तार देखेंगे, हर्यंक वंश के बारे में बात करेंगे, सुसनाग वंश के बारे में बात करेंगे, नंद वंश के बारे में बात करेंगे, मगध की सफलता के कार्ड देखेंगे कि किस कार्ड जो होता है आपका एक प्रमुख जो होता है महाजनपद होता है उसमें एक प्रमुख होता है मगध, उसका सफलता के कौन कौन से कार्ड थे। ईरानी और मकदूनिया आक्रमण के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ईरानी आक्रमण, उसके बाद हम बात करेंगे सिकंदर का आक्रमण के बारे में। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे वो आ जाता है मौर्य काल के बारे में यानी कि मौर्य युग के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, प्रशासनिक संगठन के बारे में, बिंदुसार के बारे में, अशोक के बारे में, अशोक के अभिलेख, मौर्य शासन का महत्व, मौर्य प्रशासन, मुद्रा प्रणाली, वास्तुकला, अशोक स्तंभ, लोक कला, भौतिक संस्कृति का विस्तार एवं राज्य पद्धति के बारे में, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण किन कारणों से मौर्य साम्राज्य का जो हो जाता है पतन यानी कि डिक्लाइन ये हो जाता है पूरी तरह से, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। मध्य एशिया से संपर्क और उनके परिणाम देखेंगे कि जब मध्य एशिया से हमारा संपर्क होता है उसके क्या क्या परिणाम निकल कर आते हैं। उसमें हम देखेंगे कुछ जो है आपके राजवंश निकल कर आते हैं, जिसमें आपका शुंग वंश हो गया, कण्व हो गया, हिंद यूनानी हो गया, शक हो गए, हिंद पार्थ्याई या पहलव हो गए, कुषाण हो गए। मध्य एशिया से संपर्क के प्रभाव क्या पड़ते हैं, राज्य व्यवस्था देखेंगे, धार्मिक विकास देखेंगे, बौद्ध महायान संप्रदाय का उद्भव देखेंगे, कला की गांधार और मथुरा शैली देखेंगे, साहित्य एवं विद्या देखेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसका मौर्योत्तर युग शिल्प व्यापार और नगर के बारे में भी चर्चा करेंगे, विदेशी व्यापार के बारे में बात करेंगे और मुद्रा अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे वो हो जाता है आपका सातवाहन युग के बारे में, राजनीतिक इतिहास देखेंगे, भौतिक संस्कृति के पहलू देखेंगे, सामाजिक संगठन देखेंगे, प्रशासनिक ढांचा देखेंगे, धर्म और भाषा देखेंगे आपके सातवाहन के समय काल की। उसके बाद हम देखेंगे सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ यानी कि जो दक्षिण भारत वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर क्या होता है आपकी कुछ संस्कृतियाँ होती हैं, या फिर वहाँ पर ऐतिहासिक काल की जो हो जाती है शुरुआत हो जाती है। इसमें हम देखेंगे महापाषाणिक संस्कृति के बारे में, राज्य का बनना और सभ्यता का उदय देखेंगे, 3 आरंभिक राज्य जिसमें आपका पांड्य राज्यवंश, चोल राज्यवंश और चेर राज्यवंश के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे वो हो जाता है सामाजिक वर्गों का उदय। आगे बढ़ जाएंगे इसमें देखेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में, जिसमें आपका हो जाता है श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी, गुप्त साम्राज्य का पतन, प्रशासनिक पद्धतियाँ, सामाजिक गतिविधि, भागवत संप्रदाय का उद्भव और विकास, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसके बाद हम आगे बात करेंगे हर्ष और उसका साम्राज्य, पुष्यभूति वंश, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, प्रशासन, बौद्ध धर्म और नालंदा। दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य देखेंगे, बाकाटक राजवंश, कल्याणी के चालुक्य, पल्लव चालुक्य संघर्ष, सामाजिक ढांचा, किसानों का कर भार। दर्शन का थोड़ा सा विकास देखेंगे, जिसमें आपका सांख्य दर्शन हो गया, चालुक्य राजवंश हो गया, पल्लव राजवंश हो गया, मंदिर हो गया, ग्रामीण विस्तार हो गया, न्याय हो गया, योग, वैशेषिक वेदांत हो गया और मीमांसा के बारे में बात करेंगे। यानी कि आपका जो है प्रागैतिहासिक काल से लेकर प्राचीन भारत का अगर हम बात करें तो यहाँ से शुरू करेंगे और लास्ट में जो हर्ष साम्राज्य होता है या हर्ष वर्धन के काल तक पढ़ेंगे, यानी कि कब तक आपका 1712 तक यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो हर्ष होते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो हो जाता है इनका साम्राज्य का क्या होता है पतन होने लगता है और आखिर में जो होता है आपका जो पुष्यभूति वंश होता है वो पूरी तरह से क्या होता है समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही मध्यकाल की शुरुआत होती है और उसके हम नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहाँ पर ही रखते हैं, इतना ही रखते हैं। आपको अंदाजा लग गया होगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 2-2, 3-3 वीडियो करके आपको देता रहूँगा और बाद में इन सब वीडियो को क्या कर दूंगा एक कर दूंगा, ताकि आपको इधर उधर खोजने की यहाँ पर भटकने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।